हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, केवीएस हो, रीट हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समावेशी शिक्षा। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। समावेशी शिक्षा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित होती है, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित होती है, या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो समावेशी शिक्षा जो होती है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि इसमें नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के विद्यार्थी, ठीक है, इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी को विद्यालय जीवन से सीखने के लिए सहयोग देने और सहभागी बनाने का उस अवसर प्रदान करती है। इसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, जो कक्षा में हमेशा विविधता का उत्सव मनाती है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी एक अधिनियम है, अधिनियम 2004, जिसके धारा 2 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ समावेशी वातावरण में होना चाहिए। इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, इन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकलांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। नियमित विद्यालय में, विशेष विद्यालय में, या खुले विद्यालयों में, या अंधजन मंडल विद्यालयों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि विकलांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है नियमित विद्यालय में, जिसमें कि नियमित विद्यालय में विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करती है, बल्कि सभी स्तर के पर समान भागीदारी और इन्हें समाज के साथ जोड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा भौतिक कारण अक्सर फोनोलॉजिकल विकार से संबंधित नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा जा रहा है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। बधिरता ये फोनोलॉजिकल विकार से संबंधित होता है। इसके बाद है खंड तालु, ये भी सेरी, ये भी फोनोलॉजिकल से संबंधित होता है। इसके साथ ही साथ सेरेब्रम पाल्सी, ये भी फोनोलॉजिकल से संबंधित होता है, लेकिन इसमें लघु ललाट खंड जो है वो सेरेब्रम विकार से संबंधित नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटिज्म की निम्नलिखित व्यवहारिक लक्षण क्या है, यानी कि ऑटिज्म का क्या व्यवहारिक लक्षण है, इसे हमें बताना है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। 6 साल की उम्र के बाद शुरुआत के, पुनरावृत्ति व्यवहार के, या विलंबित भाषा के विकार के, या सामाजिक संपर्क में भारी कमी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि ऑटिज्म की व्यवहारिक लक्षण होता है सामाजिक संपर्क में कमी आ जाना, क्योंकि ऑटिज्म में सामाजिक संपर्क में कमी आ जाती है, जिसमें कि ये एक व्यवहारिक विकृतियों का एक समूह होता है, जिसमें कि सामाजिक कौशल, भाषा कौशल, व्यवहार कौशल में कमी आ जाती है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से कौन सा छिपी हुई विकलांगता का एक उदाहरण है? यानी कि छिपी हुई विकलांगता का कौन सा एक उदाहरण है? आइए अब हम इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑटिज्म, एडीएचडी, द्विध्रुवीय या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि विकलांगता का एक उदाहरण है ऑटिज्म। इसे स्वालीनता भी कहा जाता है और ये एक ऐसी विकृति होती है जिसमें कि पीड़ित को दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में समस्या आती है और ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसका आसानी से पता नहीं चल पाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनोचिकित्सा में मानसिक मंदता की समझ की वर्तमान अवधारणा में नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा गया है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। बुद्धिमत्ता और इसकी क्षति के ईटोलॉजिकल समझ, आकलन विधि और प्रबंधन के लिए संबंध सहवैधता, या ऑप्शन नंबर 3 विकास संबंधी विकार को चिकित्सीय रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, या ऑप्शन नंबर 4 क्षति और शिथिलता के मानदंडों को विकार कहे जाने की जरूरत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि मानसिक मंदता। यानी कि मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मस्तिष्क की कोशिका के क्षतिग्रस्त होने के कारण ये होती है। यानी कि मस्तिष्क की कोशिका में जब क्षति होती है तो मानसिक मंदता उत्पन्न होती है और इसके कारण मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें जो नहीं पूछा गया है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली बच्चों को संभालने के लिए कौन सा सबसे अधिक व्यवहारिक और वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। एक्सीलरेशन, अनुकूलन या संवर्धन, योग्यता समूहीकरण, या विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कारों की योजनाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 की अनुकूलन और संवर्धन। क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों को संभालने के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार कारगर होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और उनमें जो कार्यक्रम कराए जाते हैं वो उच्च कोटि के कराए जाते हैं। अगर उच्च कोटि का कार्यक्रम नहीं होता है तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ऊब जाते हैं। तो इसमें जो एक्सीलरेशन, योग्यता समूहीकरण और विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कारों की योजनाएं, ये सारे करेक्ट हैं और इसका जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी असाधारण बच्चे की अधिक उपयुक्त परिभाषा है? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। असाधारण बच्चे की अधिक उपयुक्त परिभाषा, यह बौद्धिक रूप से बहुत बेहतर होते हैं, या यह भावनात्मक रूप से अविकसित हैं, या वह सामाजिक रूप से दूसरों से बहुत अलग होते हैं, या वह जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बच्चे से ऐसे अलग हैं कि उन्हें स्कूली व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि या असाधारण बच्चे की अधिक उपयुक्त विशेषता जो होती है वो ये होती है कि वह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बच्चे से अलग हैं और उन्हें स्कूली व्यवस्था जो है उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है और स्कूल द्वारा विभिन्न तरह की इन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिसमें कि स्कूल के चौड़े दरवाजे होने चाहिए, रैंप होने चाहिए, विकलांग अनुकूलित जो शौचालय होना चाहिए। इसके साथ ही साथ शिक्षकों में शिक्षा शास्त्रीय कौशल का विकास, शिक्षण से जुड़ी कुछ सामग्री जो है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो पाठ्यचर्या जो होता है वो अनुकूलित होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है वह डैश कहलाती है? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्टोनिया या डिसमॉर्फिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता यानी कि जो लेखन से संबंधित होती है उसे हम
ग्राफिया कहते हैं, और ये लिखावट विकृति होती है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 11, आप इसे सुधार लेंगे, ठीक है। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का, या प्रतिक्रिया निर्माण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि शिक्षक द्वारा जब बच्चा को कक्षा में डांट पड़ता है और वो घर आता है और घर आने पर अपने बहन पर वो गुस्सा उतार देता है, तो ये विस्थापन कहलाता है। विस्थापन में क्या होता है कि यहाँ वह अपने गुस्से का इजहार ठीक उसी प्रकार करता है जैसे वह स्वयं बीत चुका है, यानी कि जैसे वो अपने मार खाया है ना, और उसी को वो अगला पर उतार दिया, तो इसे ही विस्थापन कहा जाता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालय में, जिसमें कि उन्हें विशेष विद्यालय में विशेष रूप से शिक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ विद्यालय में विशेष शिक्षण सामग्री, तो ये सारी चीजें हैं जो उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात व क्रोध का प्रयोग करना, या छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, या ऑप्शन नंबर 4 समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित में मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो उन्हें छात्रों की सफलता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में विश्वास व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा में समाज के सभी वर्ग के छात्रों को, चाहे वो कोई भी वर्ग के हैं, सभी वर्ग के छात्रों की शिक्षा की मुख्य धारा में समाहित करना, साथ ही साथ शिक्षा के उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कितना था? क्वेश्चन नंबर 13, अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ये है क्वेश्चन नंबर 14 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहनी चाहिए, या अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, या ऑप्शन नंबर 3 तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, या ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि समावेशी शिक्षा कक्षा वह होती है जिसमें अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, जिसमें कि वे प्रत्येक बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं और अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, क्योंकि अध्यापक की इसमें भूमिका जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है और वह बालक के समाजीकरण को सशक्त करता है और इसके साथ ही साथ उन्हें भविष्य की योजना को बनाने में भी सहयोग करता है और उन्हें वास्तविक माहौल
प्रदान करता है ताकि वो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए या बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष शिक्षण विधि अपनाने का प्रस्ताव करना चाहिए या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए या सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को बच्चों की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष शिक्षण विधि अपनाने का प्रस्ताव करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को बच्चों की योग्यता के अनुसार उन्हें जैसे जैसी उनकी जितनी योग्यता है उसी के अनुसार उन्हें अपनाने का शिक्षण विधि अपनाने का प्रस्ताव करना चाहिए। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन या संवेदनशील बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि सफल समावेशन को पृथक्करण के अलावा अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशील बनाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पृथक्करण, क्योंकि इसमें ये नहीं होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुकरण किया जाना चाहिए? उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भी शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए या उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए या ऑप्शन नंबर 3 उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है या ऑप्शन नंबर 4 उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्ग को बिना किसी भेदभाव के नियमित विद्यालय में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वंचित वर्ग की बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें कि इसमें सुनने में जो अक्षम है या देखने में जो अक्षम है या जो विद्यालय छोड़ चुके हैं या किसी को विद्यालय से निकाल दिया गया है, ऐसे बच्चों को शिक्षित किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि उन्हें समावेशी शिक्षा का नियमित विद्यालय में अध्ययन का अधिकार प्राप्त है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान करना, एकीकृत यानी कि किसी में भेदभाव नहीं करना है और नियमित विद्यालय में सबको सुविधा प्रदान करना। अब आइए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना, ये एक समावेशी शिक्षा का उदाहरण होता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल धार यह है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है या ऑप्शन नंबर 2 प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए या ऑप्शन नंबर 3 हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए या ऑप्शन नंबर 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूल धार यह है कि समाज के में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
यहाँ था क्वेश्चन नंबर 19, अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। या ऑप्शन नंबर 2, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मूल धारा की भाषा सीख सके। या ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। या ऑप्शन नंबर 4, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि समावेशी आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दे तथा उनका उपयोग करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा गया है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश या उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। या तीसरा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। या ऑप्शन नंबर 4, ऐसे कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। तो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगर बच्चों को हम फटकार लगाएंगे तो हम उन्हें उचित रूप से शिक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे। बच्चों को किसी तरीके से डांटना फटकारना नहीं है बल्कि उन्हें सहानुभूति पूर्वक प्रेम पूर्वक पढ़ाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि इसमें नहीं है पूछा गया है कि सीखने में मदद करने के लिए कौन सा एक तरीका उपयुक्त नहीं है। तो इसमें उपयुक्त तरीका बेचैन होने पर अक्सर फटकार लगाना ये नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए जो आपके सीडीपी के थे और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।